तो आज बात करते हैं वेनेजुएला की। एक ऐसा देश जिसका संकट पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की है या फिर ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल चेस गेम का एक छोटा सा मोहरा है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी कोई जियोपॉलिटिकल संघर्ष होता है ना, तो इसकी सबसे भारी कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं। और वेनेजुएला में भी ठीक यही हुआ। सोचिए, बड़े पैमाने पर लोग देश छोड़ रहे हैं, खाने पीने और दवाइयों जैसी ज़रूरी चीज़ों की भारी कमी है और भविष्य का कुछ पता नहीं। ये वहाँ की रोज़ की हकीकत बन गई थी। तो यहीं से हमारा आज का मेन सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ वेनेजुएला का अपना अंदरूनी मामला है या फिर दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो यहाँ अपना पावर गेम खेल रही हैं? चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले वेनेजुएला के अंदर झांकना होगा। देखना होगा कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस पूरे संकट की जमीन तैयार की। तो असल में जमीन पर हो क्या रहा था? आप कल्पना कीजिए, महंगाई आसमान छू रही थी, नौकरियां थी नहीं, खाने और दवाइयों की इतनी किल्लत कि लोग परेशान थे। और इन सब के पीछे सरकार के कुप्रबंधन यानी मिसमैनेजमेंट के गंभीर आरोप लग रहे थे। नतीजा, लाखों लोगों ने देश छोड़ दिया। और अब इस कहानी में एंट्री होती है पहले बड़े भारी खिलाड़ी की, अमेरिका। चलिए देखते हैं कि अमेरिका ने इसमें क्या रोल निभाया और उसके असली इरादे क्या थे। अमेरिकी सरकार की तरफ से एक बयान आता है जो बहुत कुछ कह जाता है। सभी विकल्प खुले हैं, मतलब ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। बस इस एक लाइन ने दुनिया भर में टेंशन बढ़ा दी। ये एक सीधा संकेत था कि अमेरिका इस मामले में कितना सीरियस है और पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर अमेरिका की इतनी दिलचस्पी क्यों? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, नंबर 1। जी हां, वेनेजुएला दुनिया में उस देश के तौर पर जाना जाता है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल का भंडार है, और यही बात उसे एक बेहद जरूरी स्ट्रैटेजिक एसेट बना देती है। अमेरिका ने सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर ही नहीं बनाया, उसने पॉलिटिकली भी सीधे सीधे दखल दिया। उसने क्या किया? उसने उस समय के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अवैध घोषित कर दिया और दूसरी तरफ विपक्षी नेता जुआन गुएडो को वेनेजुएला के असली लेजिटिमेट लीडर के तौर पर मान्यता दे दी। इससे हुआ ये कि देश के अंदर ही एक बड़ा पॉलिटिकल कंफ्यूजन और डेड रॉक पैदा हो गया। तो अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी वो कई लेवल्स पर काम कर रही थी। सबसे पहले तो उन्होंने कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए। फिर वेनेजुएला के कुछ टॉप अधिकारियों पर नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स की तस्करी जैसे बेहद गंभीर आरोप भी लगाए। और इन सब का मकसद सिर्फ एक था, मादुरो सरकार पर इतना दबाव बनाना कि वो सत्ता छोड़ दे। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। सोचिए, अमेरिका की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर, फिर भी मादुरो सरकार गिरी नहीं, वो टिकी रही। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था जो उन्हें बचा रहा था? कौन सी ताकतें थीं जो उन्हें सपोर्ट कर रही थीं? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है अमेरिका से हजारों मील दूर। जी हां, अब इस कहानी में एंट्री होती है दो और ग्लोबल पावर्स की, चीन और रूस। चलिए अब इनकी भूमिका को समझते हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है चीन जो आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अमेरिकी प्रभाव को कम करना था और अपने तेल के इन्वेस्टमेंट को बचाना था। दूसरी तरफ था रूस जो डिप्लोमैटिक और मिलिट्री सपोर्ट दे रहा था। उसका मकसद भी अमेरिकी दबदबे को चुनौती देना और उस इलाके में अपनी जियोपॉलिटिकल पकड़ मजबूत करना था। चीन का सपोर्ट सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं था। उसने वेनेजुएला के तेल, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, और ये इन्वेस्टमेंट उस इलाके में अमेरिकी प्रभाव को एक सीधी चुनौती थी। एक ऐसा इलाका जिसे अमेरिका हमेशा से एक तरह से अपना बैकयार्ड मानता आया है। तो चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं, इस पूरी तस्वीर को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ वेनेजुएला की नहीं रह गई है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में बात यह है कि यह संघर्ष वेनेजुएला से बहुत बड़ा है। वेनेजुएला तो बस एक मैदान बन गया है, एक मोर्चा जहां अमेरिका और चीन के बीच चल रही ग्लोबल कंपटीशन की लड़ाई लड़ी जा रही है। वहां जो कुछ भी हो रहा है वो इसी बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। और इस ग्लोबल कंपटीशन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें एक और जगह को देखना होगा, ताइवान। यहां भी कहानी कुछ वैसी ही है। चीन कहता है ताइवान हमारा है, ताइवान खुद को आज़ाद मानता है और अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है।
लेकिन यहाँ दांव पर सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि दुनिया की टेक्नोलॉजी का भविष्य है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर उद्योग का घर है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि ताइवान इतना जरूरी क्यों है। दुनिया के लगभग 58% सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, मतलब वो चिप्स जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर मिसाइलों तक में इस्तेमाल होती हैं, वो अकेले ताइवान की एक कंपनी TSMC बनाती है। तो जाहिर है इस छोटे से द्वीप पर जिसका कंट्रोल होगा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर पर भी उसी का दबदबा होगा। और ये सारी बातें हम एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर ले आती हैं, जिसे कहते हैं प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉक्सी संघर्ष। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा युद्ध जहां दो बड़ी ताकतें सीधे सीधे आपस में नहीं लड़ती, बल्कि किसी तीसरे देश को मैदान बनाकर वहां के मुद्दों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से इनडायरेक्टली लड़ती। और वेनेजुएला के मामले में ठीक यही हुआ है। वो एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बन गया है। एक ऐसी चेसबोर्ड जहां एक तरफ अमेरिका अपने मोहरे चल रहा है, तो दूसरी तरफ से चीन और रूस। खिलाड़ी बड़े हैं, लेकिन ये पूरा खेल वेनेजुएला की जमीन पर खेला जा रहा है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं कि वेनेजुएला का भविष्य आखिर तय कौन करेगा? क्या वहां के लोग खुद अपना भविष्य तय कर पाएंगे, या फिर उनका भविष्य भी इन ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच चल रहे इस बड़े खेल की भेंट चढ़ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।